हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग सीटेट 22-23 2022-23 के लिए सचिन सर के नोट्स का हिंदी का पेपर 1 पेपर 2 का वीडियो बनाते हैं दोस्तों। थ्योरी का वीडियो है दोस्तों, इसको 1 से 2 बार इस थ्योरी को पढ़िए दोस्तों, वीडियो को देखिए दोस्तों। उसके बाद दो पार्ट में दोस्तों सचिन सर के नोट्स में जितना भी थ्योरी दिया हुआ है दोस्तों हिंदी पेपर का, उसका एग्जाम्पल 91 पर वीडियो हिंदी का अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग एग्जाम्पल 91 पे जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट 22-23 के लिए हिंदी पेपर 1 पेपर 2 के लिए दोनों के लिए है दोस्तों। थ्योरी पहले पार्ट में जा रहा है दोस्तों, 2 पार्ट आएगा दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी का दोस्तों। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव का पार्ट करवाया जाएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में सचिन सर के नोट्स में दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। भाषा यानी हिंदी भाषा हिंदी भारत की एक राजभाषा है दोस्तों। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकनी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज का एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है दोस्तों। क्या कैसी भाषा है सर दोस्तों? इंग्लिश लैंग्वेज एक प्रशासनिक भाषा है दोस्तों। शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। RTE मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है दोस्तों। RTE मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। भाषा शिक्षा की अवधारणाएं भाषा शिक्षा की अवधारणाएं हैं। चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, सकारात्मक पुनर्बलन। भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अर्जन दोस्तों, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरे का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है दोस्तों। भाषा अर्जन संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है दोस्तों। भाषा अधिगम। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम दोस्तों विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है दोस्तों। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। अधिगम के प्रकार दोस्तों। क्रियात्मक अधिगम,
क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों और शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखा जाता है दोस्तों। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होती है। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होती है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अनुबंध के सिद्धांत या सहचर्य का सिद्धांत। शिशुआवस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचर्य संबंध स्थापित करके सीखता है। अर्थात शिशुआवस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। अनुकरण का सिद्धांत दोस्तों। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष, समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितनी अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है दोस्तों। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूप श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूप श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने में जोर देता है। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के कार्य। अभिव्यक्ति का साधन। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्ति करने में सहायता करती है।
भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्ति करने में सहायता करती है। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर पा सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है दोस्तों। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है और सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं विचारों को जान पाता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं विचारों को जान पाता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल विकास में। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। बोलकर हम अपनी भाषाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। अब बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान करना। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे लोकोक्तियां का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। यह छात्रों को गद्य पद में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण विधियों को शुद्ध सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। व्याकरण की शिक्षण विधि।
आगम विधि आगमन विधि। इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाया जाता है। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्र को कर कर सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है दोस्तों। निगमन विधि। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। कैसा विधि है दोस्तों? निगमन विधि का उदाहरण। अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में बालक कैसे सीखता है दोस्तों? अनुकरण करके। इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षक की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है दोस्तों। कक्ष में बहुभाषिकता का एवं संसाधन के रूप में बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौलिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की औपचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है। कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में बच्चों का क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। भाषा एक बहुभाषी देश है। भारत एक बहुभाषी देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षण के लिए बहुभाषा की चुनौती। शिक्षण के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्रों में पढ़ने के लिए कहा जाता है, जहां वह शिक्षक
वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। भाषा के प्रति व्यक्ति की रुचि और योग्यता का अभाव। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है दोस्तों, और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। अध्ययन सामग्री की कमी। भाषा विविधता वाले कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या है। भाषा कौशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल है, बोलना और लिखना। इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल है, सुनना और पढ़ना। इन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है दोस्तों। श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। श्रवण कौशल, सुनना। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, वाचन कौशल, बोलना। अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन यानी बोलना कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपने बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो। तो ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है दोस्तों। पठन कौशल यानी पढ़ना। किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन 2 प्रकार का होता है, स्वर पठन, मौन पठन। लेखन कौशल, लिखना। अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को अस्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। रीडिंग के प्रकार है, स्किमिंग रीडिंग, जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखन के लिए उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो यह प्रक्रिया स्किमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना। स्कैनिंग रीडिंग, यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है। गहरी पढ़ाई, गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है, जहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा।
अतिशय अभ्यास। अतिशय अभ्यास यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है। यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। लेखन का प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना कर सकते हैं। BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स बुनियादी अंतर व्यक्तिगत संप्रेषणात्मक कौशल डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज को कहते हैं। CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंस यह फॉर्मल लैंग्वेज होती है। यह स्कूल में चलती है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना बालकों के चहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है। उपचरणात्मक शिक्षण प्रदान करता है। विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाई को दूर करना, बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों को पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना। मूल्यांकन का महत्व शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। बच्चों की प्रगति में सहायक है। शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। मूल्यांकन के प्रकार। रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन बच्चों को अधिगम यानी सीखने के दौरान अब होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों में ज्ञान को कितना ग्रहण किया, बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके हैं। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, बच्चों से उनके अपने अनुभवों को लिखवाना, सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है दोस्तों, जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह कलेक्शन होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धियां, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है।
पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। समग्र एवं सतत मूल्यांकन। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। CCE में सतत का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कमी रह गई, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। साथ में यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चों में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। परीक्षण के प्रकार। व्यक्तिगत परीक्षण। इस परीक्षण में एक समय है केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण। ऐसे परीक्षण जो शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और एक बड़े लेवल का प्रशासिक किए जाते हैं। और आत्मनिष्ठ परीक्षण। ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाएं तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। निपुणता परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। बालकों की व्यक्तिगत संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। शिक्षण रोचक, उद्देश्य पूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। शिक्षण रोचक, उद्देश्य पूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। अगला वीडियो में दोस्तों गद्यांश पद्यांश का पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल 91 को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।